नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। हफ्ते का वो दिन है जब हम आपके सवालों को शामिल करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने म्यूचुअल फंड के जरिए आप कैसे वेल्थ कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में, ये बताया था और ऐसे हमें कई व्हाट्सएप के जरिए दर्शकों के सवाल मिले। कुछ चुनिंदा सवालों को आज हम शामिल करेंगे। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट पूजा भिंडे मौजूद है, जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। चलिए शुरुआत करते हैं। और हमें सवाल भेजा है आमिर ने। इन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किया है। इन्होंने बताया कि ये लगभग 8,000 रुपए एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। अलग अलग फंड्स इनके पास हैं जो इन्होंने 10 से 15 साल की अवधि के लिए लिए हैं। कुछ फंड्स के नाम मैं आपको बता दूं। कोटक सिलेक्ट फोकस, इसमें 2,000 रुपए हर महीने एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड है पूजा इनके पास, वहां पर भी 2,000 रुपए की रकम ये एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। साथ ही मोतीलाल ओसवाल फोकस ब्लू चिप, यहाँ पर 2,500 का अमाउंट है। और मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, ये फंड इन्होंने चुना हुआ है जिसमें लगभग 1,500 की रकम ये निवेश करते हैं। सवाल इनका यह है कि इन्हें अतिरिक्त रकम निवेश करनी है लगभग 2,000, यानी जो टोटल आउटफ्लो हो जाएगा वो 10,000 रुपए प्रति माह का होगा। तो क्योंकि कॉर्पस काफी हो सकता है कि बहुत अच्छा इनका जम बन जाए अगर ये लगातार डिसिप्लिन से निवेश करें। मौजूदा जो फंड्स है वो आपको कैसे लग रहे हैं पूजा? जो मोतीलाल ओसवाल का जो मल्टी कैप 35 फंड है, वो भी अगेन डाइवर्सिफाइड कैटेगरी का फंड है और उसमें भी अराउंड 28-29% के आसपास 3 ईयर रिटर्न्स दिए हैं। मेरे असेट का जो ब्लू चिप कैटेगरी का फंड है वो एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है जिसने अराउंड 29% रिटर्न दिया है पिछले 3 इयर्स में। तो ये जो 8,000 की एसआईपी इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड की हुई है या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, वो काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है उनका। इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है इन्हें। जो एडिशनल 2,000 रुपीज की एसआईपी वो करना चाहते हैं, वो मैं कहूंगी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड ले लें, क्योंकि डाइवर्सिफाइड इक्विटी मल्टी कैप जिसमें ज्यादा लार्ज कैप पोर्शंस हैं, अगर आप देखें कोटक बिरला मोतीलाल में ज्यादा लार्ज कैप कैटेगरीज का पोर्शन है। जो मिड कैप कैटेगरी ऑलरेडी आ गई है, तो रिलायंस स्मॉल कैप में सजेस्ट करूंगी जिसने पिछले 3 इयर्स में अराउंड 27% रिटर्न दिया है। अगर ये यही 10-15 साल तक कंटिन्यू करेंगे, 10,000 का जो एसआईपी अमाउंट नक्की किया है, तो आराम से इनका जो 18 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा वो 65 लाख तक पहुंच जाएगा 15% रिटर्न के आसपास। तो कंटिन्यू करें एसआईपी, रिव्यू करें, एवरी ईयर रिव्यू करते रहें, बढ़ाते जाएं। और अच्छा खासा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है इनका, तो इन्हें इसी में कंटिन्यू रहना मैं सजेस्ट करूंगी। ठीक है आमिर, तो यहाँ पर आपने जो 4 फंड्स बताए थे उनमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। पिछले 3 साल का अगर परफॉर्मेंस देखें तो इनमें से किसी फंड को आपको चेंज नहीं करना है। जो एडिशनल फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, एक स्मॉल कैप फंड बताया है पूजा ने, रिलायंस स्मॉल कैप, इसका परफॉर्मेंस भी अगर देखें क्योंकि पिछले 1-2 सालों में हमने लगातार ट्रेंड देखा है पूजा कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स है वहां पर बहुत अच्छी तेजी बनी है मिड कैप स्टॉक्स में भी, और उसके चलते ही जो ये रिलायंस स्मॉल कैप फंड है ये आपको हम एडवाइस कर रहे हैं पूजा की तरफ से। तो आपको एक और फंड जो ऐड करना है, उसके बाद टोटल 10,000 की एसआईपी आपको लगातार डिसिप्लिन के साथ 15 साल तक फॉलो करनी है, ताकि जो आप रकम निवेश करेंगे लगभग जो एस्टिमेटेड कॉर्पस है दैट इज अराउंड 66 लाख, प्रोवाइडेड कि आप बीच में बाजार की तेजी या गिरावट में एसआईपी रोके ना और ना ही उसे रिडीम करें। अगला सवाल है देव का और इनका इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। ये जानना चाहते हैं डायरेक्ट प्लान्स के बारे में। पूजा, हमने देखा है कई एडवाइजर्स होते हैं, रोबो एडवाइजर्स इनफैक्ट डायरेक्ट प्लान्स ऑफर करते हैं, तो जो रेगुलर प्लान्स होते हैं उसके मुकाबले में डायरेक्ट प्लान्स कैसे होते हैं? क्या ये चीप होते हैं? क्या इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है? बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए पहले भी बेसिक डिफरेंस एक डायरेक्ट प्लान और एक रेगुलर प्लान में यही है कि डायरेक्ट आपको एक म्यूचुअल फंड कंपनी से आप डायरेक्टली बाय कर रहे हो, और रेगुलर जो है वो आप एक एडवाइजर के थ्रू बाय कर रहे हो। जो फंड का एक एक्सपेंस रेशियो होता है, मैं कहूंगी वो मिनिमम 1.75 से 2.5 के आसपास होता है। यही एक्सपेंस रेशियो एक डायरेक्ट प्लान में इससे भी कम हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा अगर डायरेक्ट प्लान्स में किसी को निवेश करना है तो उनको 1% के आसपास रिटर्न एक्स्ट्रा मिलता है या एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो ऑब्वियस है बिकॉज 1% का उनका एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस है, दैट टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 3-5 साल के अंदर आपको 1% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। लेकिन कंडीशन ये है पल्लवी कि आप डायरेक्ट प्लान एक इन्वेस्टर, एक नया इन्वेस्टर अगर है तो वो उसे मैं कहूंगी कि आप डायरेक्ट प्लान ना निवेश करें, क्योंकि उसके लिए आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं, आपको केवाईसी से लेके जितना भी फंड का डॉक्यूमेंटेशन है, फंड सिलेक्शन है, फॉर्म भर के फॉर्म सबमिट करना, ये सब आपको एक निवेशक को खुद से करना है।
तो अगर इन्हें जानकारी है, ये कंफर्टेबल है, इनके पास इतना समय है और रिव्यू करने का समय है, तो वो बेझिझक डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सब डॉक्यूमेंटेशन है या फंड सिलेक्शन है, ये अगर ये किसी एडवाइजर के थ्रू जाए, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाए, तो वो उन्हें एक बेहतर सलाह दे सकते हैं कि इन्हें किस तरह से एक फंड को चूज करना है। आगे जाके अगर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो इनको इस फंड में रहना है, स्विच करना है, सेल करना है, ये सारी एडवाइस जो है ये आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे तरीके से दे सकता है। सो बस सीधा सीधा इसका डिफरेंस एक सामने है कि थोड़ा बहुत रिटर्न का फर्क आपको पड़ रहा है, लेकिन सामने आपको उतना आपको नॉलेज होनी चाहिए, मैं ये कहती हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट प्लान्स और जो रेगुलर प्लान्स है उसमें 1% का डिफरेंस हो सकता है। इसलिए अगर आप देखते होंगे साइट पे किसी, तो एनएवी में थोड़ा अंतर आपको दिखता होगा। और अभी फिलहाल ज्यादातर जो भी फंड हाउसेस हैं सबने अपने डायरेक्ट प्लान्स लॉन्च कर दी हैं, क्योंकि 2013 के बाद हमने देखा था ज्यादातर कंपनी, सभी कंपनीज इनफैक्ट लेकर आई डायरेक्ट प्लान्स। तो अगर आपको पूरी नॉलेज है म्यूचुअल फंड्स की, अगर आप समझते हैं किस तरह से ये काम करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डेफिनेटली देव आप कर सकते हैं डायरेक्ट प्लान्स में निवेश। अदरवाइज जैसे कि पूजा ने कहा कि अगर आप बहुत ज्यादा नहीं समझते हैं और फर्स्ट टाइम निवेश करना चाह रहे हैं तो बेहतर होगा आप किसी प्रोफेशनल की मदद लें, किसी एडवाइजर के जरिए आप निवेश करिए। चलिए, कुछ और दर्शक हैं जो अपना सवाल जिन्होंने भेजा है व्हाट्सएप के जरिए हमें पिछले शो में। जानकी देवी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं पूजा आपको। इनकी एज है 68, ठीक है, और ये रिटायर कर चुकी हैं, सरकारी नौकरी में थी। इनके पास ऑलरेडी पीपीएफ का खाता है जो मैच्योरिटी के काफी करीब है, और साथ ही पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम ये ऑलरेडी इनकी चल रही है। साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो 60+ में शुरुआत होती है जिसकी, उसे भी ये होल्ड कर रही हैं। इसके अलावा ये जानना चाहती हैं कि क्या SIP के जरिए 50,000 रुपीज का अमाउंट इनको निवेश करना चाहिए और कितना रिस्क लेना चाहिए। मेडिक्लेम को लेकर भी इनका क्वेश्चन है। ये उधमपुर से हैं, तो ये जानना चाहती हैं ऐसी कोई पॉलिसी जिसकी कवरेज इनको जम्मू में या जहां पर ये रहने वाली हैं उधमपुर, वहां मिल जाए, नेटवर्क जिसका स्ट्रांग हो और 5 लाख तक का कवर जिसमें कम से कम मिल जाए। अगर प्रीमियम हायर साइड पे हो तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? जी देखिए, एट द एज ऑफ 68 अगेन, जैसे इन्होंने अच्छे खासा एक रिटायरमेंट कॉर्पस इनका जमा होना चाहिए एज पर जो उन्होंने 3-4 पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है। पीपीएफ से जो इनका कॉर्पस आएगा, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जैसे 8 साल हो गए तो मैं समझूंगी और 7 साल के बाद इनका एक कॉर्पस एक्सपेक्टेड है। तो ये सारा एक कॉर्पस जमा करके वो फ्यूचर में उसको री इन्वेस्ट करके उसका एक मंथली इनकम एंजॉय कर सकती है। जो दूसरा क्वेश्चन है इनका अबाउट मेडिक्लेम, मैं कहूंगी पल्लवी पहले तो ये जानना जरूरी है कि आप एट द एज ऑफ 68 बाय कर रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी एक मेडिक्लेम कवर है और आप उसको एनहांस कर रहे हैं। अगर ये बाय कर रहे हैं तो उसमें भी उनको पहले हमें जानना जरूरी है कि इनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या नहीं। जैसे ये एज पे काफी टाइम हम देखते हैं कि लोगों को ब्लड प्रेशर आ जाता है, हल्का सा डायबिटीज होता है, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है जब आप एक मेडिक्लेम कवर लेने जाते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या नहीं है। अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो सारी कंपनियां आपको 3 से 4 साल का एक वेटिंग पीरियड देती है, और वो वेटिंग पीरियड तक आपको ये चीजें कवर नहीं होती हैं, उसके बाद कवर होती है। कुछ कंपनियां आपको प्रीमियम में भी एक लोडिंग लगा के देती है बिकॉज एज रिस्क है उनको एट द एज ऑफ 68। अगर उनके पास एक बेस प्लान ऑलरेडी है तो मैं कहूंगी वो एक सुपर टॉपअप प्लान खरीद लें, क्योंकि सुपर टॉपअप एक हम कहते हैं एक रिचार्ज ऑप्शन है, एक रिचार्ज प्लान है जो सस्ते में उनको मिलता है। से फॉर एग्जांपल अगर उनके पास एक बेस प्लान है 5 लाख का, अगर मैं अज्यूम कर रही हूँ, और उनको 5 लाख का एड ऑन कवर चाहिए, तो वो सिर्फ एक सुपर टॉपअप ले लेंगे तो मात्र उनको 10 से 11,000 का ही प्रीमियम लगेगा। जो इनका मैसेज है कंडीशन ये है। हाँ पूजा, जस्ट सेकंड, यहाँ पर इनके मैसेज के जरिए शायद लग रहा है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब में थी तो तब तक इनको कवरेज था, लेकिन जॉब जब इन्होंने रिटायर किया तो ये इन्होंने मेंशन नहीं किया कि एग्जैक्टली इन्होंने 60 पे रिटायर किया या पहले रिटायर किया, लेकिन अब इनके पास कोई कवर नहीं है। और इनका मेन कंसर्न ये है ऐसी कोई पॉलिसी जहां पर नेटवर्क्स अच्छे हों और जम्मू जैसी जगह में इनको दिक्कत ना हो, जहां पर इनको इनके एरिया में हॉस्पिटल की चेन हो, इंक्लूजन हो वहां पर। जैसे कि आपने कहा कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, तो क्या इस एज में पहली बात तो मेडिकल पॉलिसी मिलने में ही दिक्कत होगी, और फिर कवरेज की जहां तक बात है कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं इनके लिए? जी देखिए, काफी मेडिक्लेम कंपनीज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे स्टार हेल्थ जिनका सीनियर सिटीजन रेड कार्पेट एक प्लान है जिसका प्रीमियम अगेन 68 की एज पे डेफिनेटली कवर मिलता है। काफी कंपनीज एंट्री एज, मैक्सिमम एंट्री एज 75 तक भी लेती हैं।
तो स्टार हेल्थ का प्रीमियम अराउंड 21,000 के आसपास आता है, लेकिन उस प्लान में बेनिफिट्स में देखा है थोड़ी बहुत कैपिंग आ जाती है रूम और हॉस्पिटलाइजेशन, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में। HDFC एर्गो का एक प्लान है हेल्थ सुरक्षा, उसका प्रीमियम अराउंड 29,000 के आसपास आ जाएगा। बजाज अलायंस का भी एक प्लान है सिल्वर हेल्थ, जो 34,000 के आसपास प्रीमियम है। अपोलो में भी ऑप्टिमा सीनियर करके एक है 36,000 के आसपास, और रेलीगेयर में भी है। जो मैं बेनिफिट देख रही हूँ और जो आप मुझे जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स कह रही है, ऑब्वियसली अगेन मेरा यही एक है कि जो ये 4-5 कंपनीज जो ऑफर कर रही है मेडिक्लेम ये एज पे, उसकी नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसमें से HDFC, स्टार, ICICI भी एक कंपनी है जिसकी नेटवर्क लिस्ट स्ट्रांग है इन दैट एरिया, जम्मू एंड कश्मीर में। ये नेटवर्क लिस्ट स्ट्रांग होना एक फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए ये एज पे एट दैट एरिया, क्योंकि उनको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट तो ही मिल पाएगा। तो मैं ये कहूंगी कि आप HDFC प्लान ले लीजिए, क्योंकि उसमें नेटवर्क भी स्ट्रांग है, प्रीमियम भी आपको 28-29,000 के आसपास आ रहा है, जो कंफर्टेबल है आपके हिसाब से, और उसमें काफी सारे बेनिफिट्स है। नो क्लेम बोनस बेनिफिट है, कैपिंग्स नहीं है ज्यादा, आयुष बेनिफिट है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी आयुष बेनिफिट निकला है आयुर्वेदिक के लिए। प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी काफी अच्छा है, 60 या 90 डेज। तो मेरे हिसाब से आप HDFC एर्गो का प्लान हम इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं पल्लवी। और जो SIP की बात आप कर रहे हो, 50,000 की SIP, तो वो भी आप 10-10 हजार के 5 फंड्स में वो शुरू कर सकते हैं। 2 लार्ज कैप, 2 मिड कैप और एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। ऑलराइट, तो जानकी देवी जी, आपका पोर्टफोलियो बना दिया है एक्सपर्ट ने, एक बार नजर डाल लेते हैं। जहां तक आपके SIP का सवाल है, तो आपने 50,000 का अमाउंट शॉर्टलिस्ट किया था कि आप 50,000 रुपए हर महीने निवेश कर सकती हैं। कोटक सिलेक्ट फोकस, जिस पर अभी हमने बात भी की थी, अच्छा वेल परफॉर्मिंग फंड है, 10,000 रुपए इसमें निवेश कर सकते हैं। साथ ही SBI ब्लू चिप, ये भी एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, इसमें आप निवेश करने की सोच सकती हैं। इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो में 2 डाइवर्सिफाइड फंड आप कर सकती हैं, यानी जो अलग अलग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इसमें L&T वैल्यू फंड और HDFC प्रूडेंस फंड है, इसे शामिल कर सकती हैं। और साथ ही बिरला सलन का फ्रंटलाइन इक्विटी, इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो जो आपका फंड होगा टोटल, उसमें 5 SIPs होंगी, जिसमें से एक बैलेंस फंड है, ताकि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क थोड़ा सा कम हो जाए। इसके अलावा 5 लाख के कवर के लिए आपको अलग अलग पॉलिसीज बताई गई हैं। अगर आप हायर प्रीमियम पे कर सकती हैं तो आपके लिए बजाज अलायंस का सिल्वर हेल्थ प्लान है, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार हेल्थ की सीनियर सिटीजन पॉलिसी है, जिसमें 21,240 के आसपास का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। साथ ही HDFC एर्गो हेल्थ सुरक्षा, यहां पर भी 30,000 के आसपास का प्रीमियम पे करना होगा। अपोलो और रेलीगेयर के प्लान भी आप चेक कर सकती हैं। ध्यान रहे कि अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की बीमारी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो इन दैट केस लोडिंग यानी जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो आपको बियर करने होंगे। चलिए, कुछ और दर्शकों के सवाल है, और आनंद का हमें क्वेश्चन आया है कि इनके एडवाइजर ने इनके लिए एक पोर्टफोलियो तैयार किया है, बहुत सारे फंड्स है इसमें। अच्छी बात यह है कि ये काफी यंग है और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है पूजा इनको। इन्होंने कुछ फंड्स की लिस्ट हमें भेजी है, कोटक सिलेक्ट फोकस, अगेन वही फंड जिस पर अभी आपने रिकमेंडेशन दी है। इसके अलावा DSP ब्लैक रॉक का अपॉर्चुनिटीज फंड है, ये कैसा रहेगा इनके लिए। और मिराई के 2 फंड्स इनके एडवाइजर ने चूज किए हैं, एक इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड और साथ ही इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, साथ ही L&T वैल्यू फंड, जिसकी अभी हमने बात भी की है। ये 5 फंड्स हैं। बिसाइड्स दैट ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई टैक्स सेविंग के लिए फंड इनको इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज जो पोर्टफोलियो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 6 फंड्स थोड़े ज्यादा शायद हो जाएंगे इनके लिए। तो इनमें से कौन से रखें और कौन से हटाएं? जी देखिए पल्लवी, जो टैक्स सेविंग है ELSS में, जो हमको ATC में 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है, जो मैं समझती हूँ ये अराउंड इनके 20s में है। तो ATC में जो डिडक्शंस इंक्लूडेड है, उसमें से एक तो लाइफ इंश्योरेंस है, एक PPF है, एक टैक्स सेविंग 5 इयर्स की जो FD है, और एक ELSS ऑप्शन आता है, और भी काफी सारे हैं, हाउसिंग लोन वगैरह। लेकिन इनकी एज में मैं समझती हूँ कि शायद इन्होंने इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स और जगह पे ना किए हों, तो इनको ELSS एक फंड इंक्लूड कर लेना चाहिए, जो इनकी 20,000 की SIP है, ठीक है, जिसमें से एक कोटक सिलेक्ट फोकस फंड है, जो हम इन्हें रेकमेंड कर सकते हैं कि डेफिनेटली रखें। L&T इंडिया वैल्यू फंड है, ये भी ये डेफिनेटली रखें। जो मिराई का मिड कैप फंड है, ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, ये डेफिनेटली रखें। जो चौथा फंड है, हम 5,000 के 4 फंड सजेस्ट कर सकते हैं। जो चौथा फंड है वो एक ELSS फंड रख सकते हैं, जिसमें रिलायंस टैक्स सेवर फंड है, बिरला सन लाइफ का टैक्स रिलीफ 96 फंड है, DSP ब्लैक रॉक टैक्स सेवर फंड है। इन तीनों में से कोई भी एक फंड वो चूज कर सकते हैं। 5,000 के अगर ELSS वो लेते हैं तो उनको ईयरली 60,000 का डिडक्शन मिलता है। बाकी का मैं समझती हूँ अगर वो इंश्योरेंस प्लान फ्यूचर में लेना चाहते हो
जो टर्म प्लान ऑब्वियसली उन्हें लेना जरूरी है आगे जाके, तो वो एक उसका भी एक प्रीमियम आके एड ऑन हो सकता है। पीपीएफ में अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अकॉर्डिंगली प्लान करें कि 1,50,000 में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उस हिसाब से ईएलएसएस का अमाउंट नक्की करें। तो जो 80C की पूरी बास्केट है 1.5 लाख की छूट आपको मिलती है। आप अपने हिसाब से और अपनी सैलरी अपनी प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड कर लें। ईएलएसएस सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक्सपर्ट की नजर में, बिकॉज यहाँ पर लॉक इन सबसे कम होता है। 3 ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं, कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बिकॉज मोरलेस जो ईएलएसएस फंड्स होते हैं उनके जो रिटर्न्स होते हैं सिमिलर होते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होता है। रिलायंस टैक्स सेवर, बिरला सन लाइफ का टैक्स फ्री 96 और डीएसपी ब्लैक रॉक का टैक्स सेवर, इनमें से कोई भी फंड आप चूज कर सकते हैं। बाकी के जो अपने फंड्स आपके एडवाइजर ने आपको बताए हैं अच्छे फंड्स हैं, पोर्टफोलियो आपका काफी हद तक डाइवर्सिफाइड है, आप इससे शुरुआत कर सकते हैं और टैक्स सेविंग के ऑप्शन भी आपको बता दिए हैं। प्रतिभा ने हमें क्वेश्चन भेजा है और लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर ये जानना चाहती हैं। अब तक हमने एसआईपी पे बात की है, लेकिन अगर लमसम करना है और इन्होंने अपनी एज तो मेंशन नहीं की है, क्या तरीके हो सकते हैं। इनफैक्ट एसडब्ल्यूपी पूजा ये काफी आजकल पॉपुलर दिख रहा है, बिकॉज इसके बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स भी हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में। तो इनके लिए क्योंकि लमसम अमाउंट इनको करना है, एसआईपी के बजाय अगर ये एसडब्ल्यूपी रूट अपनाए या फिर और कोई तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का? जी देखिए, एसडब्ल्यूपी जो ऑप्शन आप कह रही हैं सही में अभी काफी एडवर्टीजमेंट्स भी चल रही हैं इसकी, लोगों को शायद ज्यादा इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन जो है, जिनके पास एक लमसम है, एक अच्छा खासा लमसम है, वो लमसम को वो निवेश करें और उसमें से वो एवरी मंथ विड्रॉ करे पैसा। तो एसडब्ल्यूपी अगर मैं एक प्लेन भाषा में समझाऊं तो यही, हम एसआईपी हर महीने पैसा निवेश करते हैं, एसडब्ल्यूपी में हम हमारे ही लमसम में से हर महीने पैसा निकालते हैं। इसमें एक बेनिफिट ये है पल्लवी कि आपको हर महीने एक इनकम भी आ जाती है, आप एक मेंटली आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है कि मेरे एवरी मंथ मेरे को एक पर्टिकुलर डेट पे इनफ्लो एक आ रहा है, और प्लस जो भी आप अमाउंट ऑफ इयर्स इसे रखते हैं ये पैसे को, तो से फॉर एग्जांपल 5 इयर्स है, 10 इयर्स है, 15 इयर्स है, ये अमाउंट भी बढ़ के उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। अराउंड 15-17% के आसपास रिटर्न मिल चुका है। एसबीआई का जो बैलेंस फंड है इसमें अराउंड 17%, 15% टू 17% के आसपास रिटर्न्स हम देख रहे हैं। जो प्रतिभा ने क्वेश्चन पूछा है लमसम का, अगेन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक बैलेंस कैटेगरी का फंड चूज कीजिए। 2 लाख का आपका निवेश है, आप उसको 1 लाख को डिवाइड कर लीजिए, एक एचडीएफसी प्रूडेंस फंड में डाल दीजिए और एक एलएनटी इंडिया प्रूडेंस फंड में डाल दीजिए। इनफैक्ट ये जो एसडब्ल्यूपी है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जैसे एसआईपी में हर महीने हम रकम डालते हैं, एसडब्ल्यूपी में हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये किन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है? जैसे थोड़ी देर पहले हम जो सीनियर सिटीजन थी उनके डिस्कस कर रहे थे उनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, तो क्या आप सीनियर सिटीजन के लिए या फिर जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कम रिस्क वाले इन्वेस्टर्स जो हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सही तरीके से एक्चुअली इसको समझा कि ये एक सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। जो हमने अभी जो क्वेश्चन हम देख रहे थे जो सीनियर सिटीजन का था, जिसमें इनको एक मेच्योरिटी मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है या पीपीएफ से है, तो जब वो मैच्योर होगी उस रकम को ये एसडब्ल्यूपी में आपको आ रहा है एक, ओके जी एग्जैक्टली। तो जो ये मेच्योरिटीज आती हैं एक सीनियर सिटीजन को, मे बी एट द एज ऑफ 60, 65, 70, एक चंक आता है, एक कॉर्पस आता है। इनफैक्ट हम जो यंग इन्वेस्टर्स को बोलते हैं आप एसआईपी करो, तो ये एसआईपी बढ़ के जब एक एट द एज ऑफ 60 एक बड़ा कॉर्पस बन जाती है 25-50 लाख की, तो उसे वो एसडब्ल्यूपी ऑप्शन में डाल दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक 50 लाख की एफडी की है तो आपको 60% के हिसाब से 3.5 लाख का एक इंटरेस्ट मिलता है। तो वो 3.5 लाख के इंटरेस्ट के ऊपर 30% टैक्स ब्रैकेट है, तो 1 लाख रुपए सीधे टैक्स में चले जाता है। यही चीज अगर हम एसडब्ल्यूपी ऑप्शन ऑप्ट करें जो इक्विटी बैलेंस फंड्स में है, तो आप हर महीने 30,000 का 7% के हिसाब से आप विड्रॉ कर लो। 3.5 लाख का जो विड्रॉवल होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, उस पे टैक्स आपको हार्डली 3,000 रुपए लगता है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में टैक्स सिर्फ गेन के ऊपर लगता है। तो एक 3,000 का टैक्स है और सामने 1 लाख का टैक्स है। तो लोगों को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि एसडब्ल्यूबी में आपका जो 50 लाख या 5 लाख जो भी एक छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट है, वो भी आपका बढ़ रहा है, आप हर महीने विड्रॉ भी कर रहे हैं और आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये 3-4 बेनिफिट्स के हिसाब से ये एक काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है। आपको सामने जो भी पीपीएफ और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स का जो मेच्योरिटी आ रहा है, उसको आप डेफिनेटली इसकी तरफ डाइवर्ट कीजिए और आप उसका मंथली इनफ्लो एंजॉय कीजिए।
इनफैक्ट ये जैसे आपने कहा कि मंथली एक आपको रकम मिल जाएगी, तो अगर आप किसी भी इन्वेस्टर के पास अगर एक बड़ी रकम है तो वो किसी एक पर्टिकुलर फंड में, जैसे आपने SBI मैग्नम बैलेंस फंड बताया था, उसमें ये रकम डाल दे और फिर सिस्टमैटिकली थोड़ी थोड़ी रकम विड्रॉ कर पाए। एक STP भी एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, उसके बारे में भी बता दीजिए। SIP के बारे में हमने जाना, SWP के बारे में आपने बताया पूजा। STP ये जो ट्रांसफर प्लान होता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, वो कैसे काम करता है? जी देखिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान इट्स लाइक आपके पास एक लमसम पैसा है, से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए जो प्रतिभा कह रही है, समझो इनके पास एक लमसम पैसा है, ठीक है। तो हम ये लमसम पैसा को फॉर एग्जांपल अगर मार्केट्स बहुत हाई है, 32,000 लेवल्स पे है और हमें डायरेक्टली इक्विटी में एंट्री नहीं लेनी है, तो हम इन्हें सजेस्ट करेंगे आप एक लिक्विड फंड बाय कर लीजिए। अच्छा। ये लिक्विड फंड से हर महीने एक STP लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5,000 के STP लगा ले तो अकॉर्डिंगली 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल जो भी है STP, जब तक वो अमाउंट रहेगा तब तक हर महीने वो एक इक्विटी में आप SIP शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक SIP है जो एक लमसम से आप ही उसको रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि आप लिक्विड फंड से हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट इक्विटी फंड्स में निवेश हो जाएगा। तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन है मार्केट को टाइम करने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट्स आफ्टर 2 मंथ्स क्या है, मार्केट्स आफ्टर 3 मंथ्स क्या है। तो 1 ईयर का आप एक होराइजन ले, लिक्विड फंड में एक लमसम डाले और उसको 1 ईयर तक आप अगेन ये जो ऑप्शन है SWP, जैसे हमने कहा लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए, STP जो है ये भी आप सजेस्ट कर रही हैं कि जो रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते और मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से अगर एलोकेशन कर रहे हैं, तो 2 फंड्स आपने चुन लिए, एक इक्विटी और एक डेट फंड, और आपने डेट से धीरे धीरे पैसा इक्विटी में ट्रांसफर किया, या अकॉर्डिंगली जैसे भी आपके गोल्स हो, तो ये भी कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए है। जी देखिए, एक्चुअली पल्लवी ये एक टाइम होराइजन के हिसाब से है। अगर मेरा टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म है, से 5 साल 10 साल, तो मैं डायरेक्ट इक्विटी में एंट्री ले सकती हूँ। अगर मेरा टाइम होराइजन 1-2 साल है या 3-5 साल के अंदर है, तो हम STP रूट ले सकते हैं, जहां पे हमने लिक्विड डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हर महीने हम उसको धीरे धीरे इक्विटी में डालते हैं। और जैसे हमने SWP का एक क्लियर कंक्लूजन निकाला है कि जो सीनियर सिटीजन है या जो काफी कंजर्वेटिव है, या बेसिकली हम देखते हैं काफी टाइम हाउसवाइफ्स को हर महीने एक इनफ्लो चाहिए होता है, तो उनका एक हस्बैंड इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकता है लमसम, वेरिन हर महीने वो अपने हाउसवाइफ को इस तरह का एक विड्रॉवल प्लान प्लान कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की सोच रहे हैं। SWP, आज इसके बारे में हमने जाना पूजा से। क्विकली आप सवाल लेते हैं प्रिया का, ये आखिरी सवाल होगा, और इन्होंने HDFC टॉप 200, हाँ टॉप 200 शायद फंड है, 2013 में इसकी शुरुआत की थी, 2,000 रुपए की SIP इन्होंने की थी, लेकिन कुछ निजी कारण रहे जिसकी वजह से जुलाई 2015 में, यानी ऑलमोस्ट शायद 26 SIPs इनकी गई होंगी, उसके बाद ये फंड इन्होंने बंद कर दिया, यानी कि SIP ना तो रिडीम की और ना ही इसमें से एग्जिट किया है। अब ये जानना चाह रही है कि क्या अब, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, जुलाई 2017 चल रहा है, इस पैसे को ये अब रिडीम कर लें या फिर स्विच कर लें। इन्होंने एक और ऑप्शन पूछा है कि क्या मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड उसमें स्विच कर लेना चाहिए या फिर HDFC बैलेंस फंड। एज इन्होंने मेंशन नहीं करी है, लेकिन अगले 3 से 5 साल तक इनको रकम की जरूरत नहीं होगी, यानी मीडियम टर्म कह सकते हैं इनका नजरिया है। क्या सजेस्ट करेंगे आप प्रिया को पूजा? देखिए पल्लवी, HDFC टॉप 200 जो इन्होंने बंद किया है वो एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड था, ओवरसाइज फंड है, इसके लिए उसके 3-5 साल में ज्यादा रिटर्न्स नहीं देखने को मिले, अराउंड 11 से 13% के आसपास ही रिटर्न्स थे उसके। इसकी बजाय जो HDFC टॉप 200 में इन्होंने जो राशि इकट्ठी की है, जो उन्होंने रिडीम नहीं किया है, वो मैं कहूंगी वो स्विच कर दे HDFC बैलेंस फंड में। 3-5 साल के अंदर बैलेंस फंड में अच्छे खासे उनको 15% का रिटर्न मिल सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली जो SIP उन्हें शुरू करनी है, जो उन्होंने अमाउंट नहीं कहा है, वो मैं कहूंगी HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में शुरू करें। मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। सेकेंडली मिड कैप 3-5 साल के होराइजन के लिए आप इजीली मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट रख सकते हो। सो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में सजेस्ट करूंगी उनको। तो यानी आप पूजा सजेस्ट कर रही हैं कि जो ऑलरेडी रकम रुकी हुई है उसको ये लगा लें, HDFC बैलेंस फंड में स्विच कर लें और HDFC मिड कैप में एक अलग SIP शुरू कर लें। जी ऑलराइट, चलिए शुक्रिया पूजा, आपने समय निकाला और आज सभी क्वेरीज के जवाब दिए। समय की पाबंदी है, इसलिए आज इतने ही सवालों को हम शामिल कर पा रहे हैं। एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।